हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का चैप्टर नंबर 43, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सो लेट्स बिगन। तो यूपीएससी जो कि एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है और ऑल्सो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो मैं आपको इलेक्शन कमीशन में भी बताया था। वी हैव ओनली फोर इंडिपेंडेंट बॉडीज, डेट कैग, यूपीएससी, एसपीएससी एंड इलेक्शन कमीशन. It has been directly created by the Constitution. And Article 315 to 323 in Part 14 of the Constitution enable elaborate provision regarding the composition, appointment, removal of the members along with the independent power और function यूपीएससी के. तो 324 में हमने इलेक्शन कमीशन पढ़ लिया था, तो उससे ये पहले आ जाता है 315 से 324 में, पार्ट 14 में. ये आप ध्यान रखिएगा. अब मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ. अब है कंपोजिशन. तो जो यूपीएससी होती है वो कॉन्सिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स जो अपॉइंटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा. और द कॉन्स्टिट्यूशन जो है बिना स्पेसिफाई के स्ट्रेंथ कमीशन की इसने लेफ्ट कर दिया है, ये छोड़ दिया डिस्क्रिशनरी, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पे छोड़ दिया कि प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकता है कि इसकी कंपोजिशन क्या होगी. तो यूजुअली जो कमीशन कॉन्सिस्ट ऑफ 9 to 11 मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरमैन, लेकिन कोई भी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं की गई है कमीशन की मेंबरशिप के लिए, एक्सेप्ट डेट 1/2 ऑफ द मेंबर ऑफ द कमीशन. जो इसके 1/2 में जो मेंबर हैं कमीशन के, वो ऐसे लोग होने चाहिए जिन्होंने कोई गवर्नमेंट का ऑफिस होल्ड किया है एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर. और कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ऑथोराइज द प्रेसिडेंट कि वो कंडीशन ऑफ सर्विस भी डिटरमाइन करे चेयरमैन की और अदर मेंबर की. और हमने इलेक्शन कमीशन में भी पढ़ा था कि कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर इलेक्शन कमीशन का कौन डिसाइड करता है, इलेक्शन कमिश्नर का, तो वो भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है. और यहाँ पे भी ये प्रेसिडेंट साहब ही कर रहे हैं. तो जो चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द कमीशन होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर और एल्टी दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर. इसमें से कोई भी जो अर्ली हो, हाउएवर दे कैन रिलिंक्विश देयर ऑफिस एट एनी टाइम. तो वो अपने ऑफिस कभी भी छोड़ सकते हैं रिजिग्नेशन दे के राष्ट्रपति को, और वो रिमूव भी किए जा सकते हैं अपने इनके टर्म से पहले ही, इस सेम मैनर में जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है. और प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट वन ऑफ द मेंबर ऑफ द यूपीएससी एज एन एक्टिंग चेयरमैन इन 2 सर्कमस्टेंसेस में. तो देखते हैं कौन कौन से हैं. कि व्हेन द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन फॉल्स वैकेंट, जब जो चेयरमैन का ऑफिस है वो खाली पड़ा हो और द चेयरमैन इज अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शन ड्यू टू एब्सेंस, और कोई भी कारण की वजह से वो नहीं कर पाओ. पहला इसका ऑफिस वैकेंट हो, दूसरा चेयरमैन जो साहब हैं वो एब्सेंट हैं या कोई अदर कारण है. और जो एक्टिंग चेयरमैन होगा वो फंक्शन करेगा टिल द पर्सन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंटर इनटू ऑन द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस और टिल द चेयरमैन इज एबल टू रिज्यूम हिज ड्यूटीज. तो जब तक जो चेयरमैन है वो नहीं आ जाता है तब तक ये एक्टिंग चेयरमैन फंक्शन करेगा. अब इनका रिमूवल देख लेते हैं. प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ द यूपीएससी ऑफिस से किस सर्कमस्टेंसेस में. पहला, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया हो, कि बैंकरप्ट हो गया है, और अगर वो किसी ऐसे काम में एंगेज है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में या किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में आउटसाइड द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस, और इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट अगर वो अनफिट है ऑफिस को कंटिन्यू करने के लिए ड्यू टू रीज़न ऑफ इन्फर्मिटी ऑफ बॉडी और माइंड. और इन एडिशन टू दिस, इन सब में ऐड करते हुए प्रेसिडेंट ऑल्सो रिमूव कर सकता है चेयरमैन को और किसी भी मेंबर को फॉर द मिसबिहेवियर के लिए भी. तो लेकिन इस केसेस में अगर मिसबिहेवियर में प्रेसिडेंट को रेफ़र करना पड़ेगा मैटर सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी के लिए. अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी के बाद ये सही ठहरा दिया कि जो कारण जो प्रेसिडेंट ने दिया है रिमूवल का, और उसने भी एडवाइस करा, तो प्रेसिडेंट तब उस केसेस में रिमूव कर सकता है चेयरमैन और मेंबर यूपीएससी का. और अंडर द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जो एडवाइस दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट के ऊपर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट, द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द चेयरमैन और मेंबर ऑफ द यूपीएससी. और जब इंक्वायरी चल रही होती है मेंबर या चेयरमैन के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है चेयरमैन को भी और मेंबर को भी यूपीएससी के. अब जब डिफाइन करते हैं मिसबिहेवियर टर्म को, तो उसमें बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बताता है द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स
that the chairman or any other member of the UPSC is deemed to be guilty of misbehavior, मतलब deem is consider कि उसे guilty कब misbehavior consider किया जाएगा, मीन्स कब, इफ़ ही इज़ कंसर्न और इंटरेस्टेड हो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में और एग्रीमेंट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ने बनाया है, और प्लीज़ मेंशन दिस वर्ड, इट्स और नॉट एंड, तो या तो ये या ये, और पार्टिसिपेट इन एनी वे किसी प्रॉफिट में उस कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट के बेनिफिट में जिसमें वो इनकॉर्पोरेटेड है। अब देखते हैं इंडिपेंडेंस। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोविजंस बनाए हैं सेफ गार्ड के लिए, इंश्योर करने के लिए कि जो यूपीएससी के फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट रहें, इम्पार्शियल रहें। तो फर्स्ट है जो चेयरमैन होता है और मेंबर होता है यूपीएससी का, वो उन्हें रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली, किस मैनर में और किस ग्राउंड में जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। सो देयरफॉर दे एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। और जो कंडीशन ऑफ सर्विस होती है चेयरमैन की और मेंबर की, दो डिटरमाइन तो की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन ये डिसएडवांटेज नहीं हो सकती उसकी अपॉइंटमेंट के बाद कि ये उसकी सैलरी अपॉइंटमेंट के बाद रिड्यूस कर दी या कुछ उसको उसकी सर्विस में कुछ चेंजेस कर दिए। और जो एंटायर एक्सपेंसेस है, जो भी उसकी सैलरी अलाउंसेस और पेंशन है चेयरमैन की और मेंबर की यूपीएससी के, वो चार्ज होती हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, थस वो सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट नहीं होती। और जो चेयरमैन होता है यूपीएससी का ऑन किस टू होल्ड ऑफिस, जब वो ऑफिस होल्ड नहीं करता तो वो एलिजिबल नहीं होता फर्दर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के किसी भी ऑफिस में। और जो मेंबर होता है यूपीएससी का, तब जब वो ऑफिस छोड़ देता है अपना, तो वो एलिजिबल होता है किन किन के लिए, फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन यूपीएससी का वो चेयरमैन बन सकता है या किसी एसपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, पर वो एम्प्लॉयमेंट नहीं लेगा किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट के अंदर। एंड इसमें पॉइंट है कि जो चेयरमैन और मेंबर होता है यूपीएससी का, आफ्टर वो अपना जो पहला टर्म कंप्लीट कर लेता है, चेयरमैन हो चाहे मेंबर हो, एलिजिबल नहीं होता रीअपॉइंटमेंट के लिए उसी सेम ऑफिस में। मींस अगर जो कोई चेयरमैन है तो दोबारा चेयरमैन नहीं बनेगा, मींस उसने फर्स्ट टाइम देख लिया, और जो मेंबर है यूपीएससी का वो दोबारा मेंबर नहीं बनेगा यूपीएससी का। ही और शी कैन बिकम द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और एसपीएससी, जो हमने अभी पिछले प्रोविजंस में देखा है। अब देखते हैं फंक्शन। इट कंडक्ट एग्जामिनेशन, जैसे हम सब जानते हैं कि फॉर द अपॉइंटमेंट टू द ऑल इंडिया सर्विस के लिए, सेंट्रल सर्विस के लिए, और पब्लिक सर्विस सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज के लिए, कैट के लिए, जैसे आप इसको याद रखते हैं कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज के लिए देखता है। और ये असिस्ट करता है स्टेट को, अगर रिक्वेस्ट की जाए दो से ज़्यादा स्टेट के द्वारा कि वो फ्रेम कर सकता है कोई या ऑपरेट कर सकता है स्कीम कि जॉइंट रिक्रूटमेंट करने के लिए किसी भी सर्विस के लिए, जिसके लिए कैंडिडेट में स्पेशल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो। एंड ये सर्व करता है ऑल और एनी ऑफ द नीड्स, किसी भी जो स्टेट की जो ज़रूरतें होते हैं उन्हें भी सर्व कर देता है रिक्वेस्ट पे स्टेट गवर्नर की, एंड जो कि अप्रूवल मांगती हैं किसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। और इसे कंसल्ट किया जाता है किन किन मैटर्स में, रिलेटेड टू पर्सनल मैनेजमेंट में, कि ऑल मैटर जो रिलेटेड है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड सिविल पोस्ट के रिगार्डिंग, और जो भी प्रिंसिपल्स जो हमें फॉलो करने पड़े हैं इन अपॉइंटमेंट में सिविल सर्विसेज के एंड सिविल पोस्ट इन मेकिंग द प्रमोशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर, कि एक सर्विस से दूसरी में ट्रांसफ़र करने के लिए भी इनसे बात की जाती है। और थर्ड पॉइंट है सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर द अपॉइंटमेंट, की हमने क्या दिखा कि ये 3 पॉइंट हमने स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कि फर्स्ट में कि कोई भी मैटर रिगार्डिंग टू द रिक्रूटमेंट करने के लिए सिविल सर्विस या सिविल पोस्ट के लिए, दूसरा कोई जो प्रिंसिपल फॉलो होने हैं उनके अपॉइंटमेंट में, कि या ट्रांसफ़र होना है एक सर्विस से दूसरी के लिए, तब भी इन्हें कंसल्ट किया जाएगा। थर्ड कि सूटेबिलिटी कैंडिडेट्स की अपॉइंटमेंट के लिए, कि वो सूटेबल है नहीं कैंडिडेट और पोस्ट के लिए, प्रमोशन के लिए, ट्रांसफ़र फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर, या कोई भी डिपुटेशन करना हो या ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए यूपीएससी को कंसल्ट किया जाएगा और रिक्वेस्ट द यूपीएससी टू रेटिफाई देम, कोई भी अगर इसमें गलती हो जाती है। अब देखते हैं कि जो भी डिसिप्लिनरी मैटर होते हैं जो किसी भी पर्सन को अफेक्ट करते हैं सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ए सिविल कैपेसिटी इंक्लूडिंग मेमोरियल पेटिशन रिलेटेड टू सच मैटर, तो इनमें इंक्लूड हैं ये कि कोई भी प्रमोशन का उसको रोकना, इंक्रीमेंट को रोकना,
या किसी भी लॉस की रिकवरी करना, कोई कंपलसरी रिटायरमेंट देना रिमूवल सर्विस से या डिसमिशल के लिए भी यूपीएससी को ही कंसल्ट किया जाता है। और कोई भी क्लेम फॉर द लीगल एक्सपेंसेस के लिए जो भी सिविल सर्वेंट ने किए हो इन डिफेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अगेन हिम इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्ट डन इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़। तो कोई भी जो क्लेम किसी लीगल जो भी खर्चे हुए हैं सिविल सर्वेंट के द्वारा ये अपनी प्रोसीडिंग में डिफेंड करने के लिए, उसके रिगार्डिंग में यूपीएससी को ही वो मैटर पूछा जाएगा। एंड 6 वन इज एनी क्लेम फॉर द अवार्ड ऑफ अ पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंजरी सस्टेन बाय अ पर्सन, कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्व करते हुए उसे कोई इंजरी के रिगार्डिंग भी अगर कोई उसे अवार्ड वगैरह जो भी दिया जाए पेंशन का, तो उसके रिगार्डिंग भी यूपीएससी कोई कंसल्ट किया जाता है। और कोई भी टेम्पररी अपॉइंटमेंट करना हो एक्सीडिंग किसी ईयर के उसे एक्सटेंड करने के लिए, कि सपोज उसका टेन्योर 6 ईयर है तो उसे 7 कुछ एक्स्ट्रा टेन्योर के लिए भी अगर अपॉइंटमेंट करना है तो उसके लिए भी यूपीएससी कंसल्ट किया जाएगा। और मैटर रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सर्विस की वही सेम बात हो गई है। और लास्ट है कि एनी अदर मैटर जो पर्सनल मैनेजमेंट से रिलेटेड हो कि यूपीएससी अंदर और उनके जितने भी ऑफिसर्स हैं। और सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट इफ़ द गवर्नमेंट फेल टू कंसल्ट यूपीएससी इन द मैटर्स, और जो भी ऊपर मैटर हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया है कि अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है कंसल्ट करने से यूपीएससी इन मैटर्स में, तो जो एग्रीड पब्लिक सर्वेंट है उसकी कोई भी कोर्ट के सामने रेमेडी नहीं रहेगी। इन अदर वर्ड अगर इसे दोबारा समझाएं कि जो कोर्ट हेल्ड दैट कि कोई भी इरेगुलरिटी अगर यूपीएससी से होती है कंसल्ट करने में, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूपीएससी से कंसल्ट नहीं किया और खुद एक्ट कर दिया बिना मतलब डिसीजन ले लिया बिना कंसल्ट किए, तो वो इनवैलिडेट नहीं करेगा जो गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, कि डज नॉट इनवैलिडेट। तो यूपीएससी का जो भी पब्लिक सर्वेंट होगा उसके पास कोई भी अब रेमेडी या कोई भी हल नहीं बचेगा कोर्ट के अंदर, तो गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा वो इनवैलिड नहीं होगा। थस द जो प्रोविज़न इज़ डायरेक्टरी है नॉट अ मैंडेटरी। सिमिलरली जो कोर्ट हेल्ड कहता है कि जो सिलेक्शन यूपीएससी के द्वारा होता है वो राइट नहीं दे देता किसी पोस्ट का उस कैंडिडेट को, कि हाउएवर द गवर्नमेंट इज़ टू एक्ट फेयरली विदाउट आर्बिट्रेरीनेस और मेलाफाइट्स। तो दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। सो जो एडिशनल फंक्शंस हैं रिलेटेड टू द सर्विस ऑफ द यूनियन कैन बी कन्फर्ड यूपीएससी को। ये इंपॉर्टेंट है कि एडिशनल फंक्शंस भी किसी सर्विसेज के रिगार्डिंग इनकी यूपीएससी को दिए जा सकते हैं बाय द पार्लियामेंट, नॉट बाय द प्रेसिडेंट। इट्स नोट डाउन इट्स बाय पार्लियामेंट and it can also place the personal system of any authority, corporate body और public institution का within the jurisdiction of यूपीएससी के अंदर jurisdiction में वो कुछ भी डाल सकता है, पर्सनल सिस्टम अथॉरिटी का, कॉर्पोरेट बॉडी और कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन। और जो जुडिक्शन है यूपीएससी का वो भी एक्सटेंड किया जा सकता है किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा ही। तो अब याद आते हैं यूपीएससी प्रेजेंट करता है एनुअली प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट उसकी परफॉर्मेंस की। तो ये याद रखिएगा, बाद में एक ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेते हैं कि कौन कौन से इनमें से बॉडीज़ प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देते हैं एनुअली, तो उसमें यूपीएससी भी है। तो प्रेसिडेंट प्लेसेस इज रिपोर्ट प्रेसिडेंट प्लेसेस दिस रिपोर्ट बिफोर बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट इसी रिपोर्ट को दोनों हाउस के सामने रखता है अलॉन्ग विद एक मेमोरेंडा कि एडवाइस देता है एडवाइस कमीशन की कि जो भी एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, वेयर द एडवाइस ऑफ द कमीशन वाज नॉट एक्सेप्टेड एंड द रीज़न कि वो क्यों नहीं की जाएंगे एक्सेप्ट। और ये जो भी सब केसेस हैं नॉन एक्सेप्टेंस के, ये अप्रूव किए जाते हैं बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट। और इन एक इंडिविजुअल जो मिनिस्ट्री है वो डिपार्टमेंट है उसकी कोई पावर नहीं है कि वो रिजेक्ट कर दे एडवाइस यूपीएससी की। सो इट्स वेरी पावरफुल बॉडी। लिमिटेशन देख लेते हैं कि फॉलोइंग मैटर्स जो हैं वो आउटसाइड रखे हैं फंक्शनल जुडिक्शन से यूपीएससी के, कि दूसरे शब्दों में कहें कि यूपीएससी इज नॉट कंसल्टेटेड इन मैटर्स में उसे कंसल्ट नहीं किया जाएगा जो हमने ऊपर देखे थे कि उनमें किया जाएगा। और अभी ये मैटर देख लेते हैं कि इसमें यूपीएससी कंसल्ट नहीं करते। पहला, वाइल मेकिंग रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ किसी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स के लिए रिजर्वेशन बनाने में यूपीएससी कंसल्ट नहीं की जाती। अब जब कंसल्ट करते हैं एससी और एसटी का क्लेम किसी अपॉइंटमेंट में सर्विस का और पोस्ट का, तब उसे कंसल्ट नहीं किया जाता। सीज विद रिगार्ड टू सिलेक्शन चेयरमैनशिप को और मेंबरशिप के लिए कमीशन की या ट्रिब्यूनल के लिए या पोस्ट ऑफ हायर डिप्लोमेटिक नेचर या ग्रुप सी या ग्रुप डी सर्विसेज के में भी इसको कंसल्ट नहीं किया जाता।
और डी है कि विद रिगार्ड टू द सिलेक्शन ऑफ और टेम्परेरी ऑफिशियल शेटिंग अपॉइंटमेंट टू अ पोस्ट, अगर वो पर्सन अपॉइंटेड हुआ है जो इज़ नॉट लाइकली टू होल्ड द पोस्ट फॉर मोर देन अ ईयर। ओके, हमने ऊपर देखा था कि ये टेम्परेरी जो एक्सटेंशन होता है उसके लिए भी इसे कंसल्ट किया जाता है, लेकिन अगर वो जो पर्सन अपॉइंट हो रहा है वो मोर देन अ ईयर होता है तो उसे यूपीएससी उससे कंसल्ट नहीं किया जाएगा कि वो 1 साल से ज़्यादा नहीं हो रहा है अगर। अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो एक्सक्लूड कर सकता है किसी भी पोस्ट को, सर्विसेज को और मैटर को फ्रॉम द परव्यू ऑफ यूपीएससी। तो ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे पार्लियामेंट याद रखिए कि वो उसका जुडिक्शन को बढ़ा सकता है, किसी भी पर्सनल मैटर्स का रिगार्डिंग वो इसके अंदर डाल सकता है, लेकिन जो इसमें से एक्सक्लूड कर रहा है पोस्ट को, सर्विस को, मैटर्स को फ्रॉम द परव्यू वो कर सकता है प्रेसिडेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है कि दैट द प्रेसिडेंट इन रेस्पेक्ट टू ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विस और पोस्ट regulations specifying the matter in which it is shall not necessary for यूपीएससी to be consulted। तो इन चीज़ों में ऑल इंडिया सर्विस में भी, सेंट्रल सर्विस में भी, किसी भी पोस्ट में यूपीएससी कंसल्ट करना ज़रूरी नहीं है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट किया है प्रेसिडेंट को कि इसमें ऑल इंडिया सर्विस के रिगार्डिंग या सेंट्रल सर्विस में भी कोई रेगुलेशन स्पेसिफाई करने के लिए उसे यूपीएससी से कंसल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ऑल सच, ये सब रेगुलेशंस जो भी प्रेसिडेंट करेगा वो पार्लियामेंट के सामने रखी जाएंगी एटलीस्ट 14 दिन के लिए। तो पार्लियामेंट उन्हें अमेंड भी कर सकती है और रिपील भी कर सकती है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं रोल। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने विजुलाइज करा यूपीएससी को एज अ वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इंडिया के अंदर। तो इसे कंसिडर किया जाता है विद रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए ग्रुप बी की। और ये एडवाइस भी करती है गवर्नमेंट को जब उससे कंसल्ट किया जाता है किस पे, प्रमोशन और डिसिप्लिन मैटर पे। और ये कंसर्न नहीं होती किससे, विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, पे, सर्विस कंडीशन, कैडर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड सो ऑन। इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि कैडर मैनेजमेंट को भी यूपीएससी नहीं देखती है। ये मैटर हैंडल किए जाते हैं किससे, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वन ऑफ द 3 डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस। प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन कि अभी करंट न्यूज़ में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन ने कौन सा इंडेक्स दिया है। It's very important guys, please comment in the section. Therefore UPSC is the only central recruiting agency, while the department of personnel जो ट्रेनिंग है वो सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है इंडिया के अंदर। अब रोल ऑफ जो यूपीएससी का है इज़ नॉट ओनली लिमिटेड बट ऑल्सो रिकमेंडेशन जो इसके द्वारा बनाई जाती हैं वो भी एडवाइजरी नेचर की हैं और हैंस बाइंडिंग नहीं होती गवर्नमेंट के ऊपर। ये यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट कर सकता है। जो एक ओनली एक जो सेफ गार्ड रखा जाता है कि इन द आंसरेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पार्लियामेंट फॉर डिपार्टिंग फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन, की वही की आंसरेबिलिटी हो जाती है टू द पार्लियामेंट कि जो भी उसकी रिकमेंडेशन होती है कमीशन की, अगर उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। फर्दर जो गवर्नमेंट है कैन ऑल्सो मेक रूल्स विच रेगुलेट द स्कोप ऑफ द एडवाइजरी फंक्शन ऑफ द यूपीएससी। उसके लिए गवर्नमेंट कोई भी रूल बना सकती है। और जो इमरजेंस है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का इन 1964 affected the role of UPSC in a disciplinary matter. This is because both are considered by the government while taking disciplinary action against a civil servant. और जो प्रॉब्लम अराइज होती है व्हेन टू बॉडीज़ में कोई कन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो हाउएवर द यूपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको एज होता है सीवीसी पे ऊपर जो एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से क्रिएट की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिससे एक स्टेटूटरी स्टेटस दिया गया अक्टूबर 2003 के अंदर। अब देख लेते हैं आर्टिकल्स जो इससे रिलेटेड है। आर्टिकल 315 की पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट्स, एंड 316 इज अपॉइंटमेंट एंड द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि टर्म जो है मेंबर की वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कि नहीं। तो ये 316 में है। एंड 316 इट्स रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। And is 318 power to make regulations and of the service of the member, and 319 prohibition to holding office of the member of the commission on casing to such membership। और जो फंक्शन पब्लिक सर्विस कमीशन का 321 की पावर एक्सटेंड करने का फंक्शन पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन किसके पास है।
प्रेसिडेंट के पास है या पार्लियामेंट के पास है, ऑलरेडी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। 322 कि 322 ये एक्सपेंसेस पब्लिक सर्विस कमीशन के, ये भी कॉन्सोलिडेटेड फंड पे चार्ज होते हैं, नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ द पार्लियामेंट। एंड 323 इज रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, जो ये प्रेसिडेंट के सामने रखते हैं। तो गाइज हमने यूपीएससी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है ये।